राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर नाट्यकर्मी उषा गांगुली। उषा गांगुली मशहूर थिएटर डायरेक्टर, एक्टर और समाज सेवी। जोधपुर राजस्थान में जन्मी उषा गांगुली को शुरू में परिवार से नाटक करने की न तो कोई इजाजत मिली और न ही थिएटर की कोई ट्रेनिंग, लेकिन ये सिर्फ उषा गांगुली की नाटकों में दिलचस्पी और कुछ नया रचने की चाहत ही थी जो उन्हें रंगमंच की दुनिया तक खींच लाई। 1970 में उषा गांगुली ने पहली बार रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच का उषा गांगुली की जिंदगी पर ऐसा असर पड़ा कि कोलकाता में उन्होंने 1976 में रंगकर्मी नाम का एक थिएटर ग्रुप बनाया। आमतौर पर बांग्ला भाषी दर्शकों के बीच हिंदी में नाटक करने वाली उषा गांगुली ने अपने जिन नाटकों के जरिए अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज की है, उनमें महाभोज, होली, कोर्ट मार्शल, रुदाली, हिम्मत माई और शोभा यात्रा प्रमुख हैं। मोम की बत्तियां हवा से बहकर बुझने वाली मोम की बत्तियां, हर बार पिघलकर बुझने वाली मोम की बत्तियां, न बनेगी हम मोम की बत्तियां, बनेंगे हम धधकती मशाले, तेज हवाओं से लड़ती मशाले, गरजती समुद्र से बढ़ती मशाले, न बनेगी हम। श्रीमती उषा गांगुली। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित उषा गांगुली पिछले 45 वर्षों से कोलकाता में रहकर थिएटर करती हैं। Srimati Usha Ganguly is a leading director of Hindi theatre with several significant productions to her credit. Her plays have been performed in different parts of the country, and she has also translated and adapted plays from other languages. She received the Sangeet Natak Akademi Award for her contribution to Indian theatre as a director. Srimati Usha Ganguly. अपने नाटकों के जरिए सामाजिक बुराइयों और शोषित वर्गों की आवाज उठाने वाली उषा गांगुली का मानना है कि थिएटर इंसान में उच्चतर जीवन मूल्यों को जन्म देता है। आइए जानते हैं आधी सदी से ज्यादा थिएटर को समर्पित उषा गांगुली से उनके थिएटर के सफर और रंगकर्म संबंधी उनकी चिंताओं के बारे में। मीराबाई ने कहा था, छोड़े बाप छोड़े माँ, जिस जिस को छोड़ना है। मीरा लेकिन लगी ही रहेगी। ये लगे रहना, ये लगे रहना ही बचे रहना है। मैं बचूंगी, बच गई। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही इस बात को समझना चाहते हैं कि जब छोटी बच्ची उषा नाटकों की तरफ आई जी, तो वो क्या कारक थे कि वो नाटकों में ही आई? जी, मैं बचपन में नाटक नहीं करती थी। मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे परिवार से हूँ जो बहुत कंजर्वेटिव कनौजिया परिवार था, तो इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर डांस सिखाने जाती थी, लेकिन बस वहीं तक सीमित था। उसके बाद यूनिवर्सिटी पढ़ाई करते करते थिएटर के बहुत बार खबरें आई कि ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हमारे घर से अनुमति नहीं मिली। शादी के बाद मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, एमए का रिज़ल्ट ही निकला था, तो सारे शहर में सब वसंत सेना मिट्टी की गाड़ी ढूंढ रहे थे, और चूँकि मेरा बैकग्राउंड डांस था तो वो मेरा 1970 में पहला प्ले था। बस। यूपी में कौन सी जगह थी जहाँ पैदा हुई? मैं यूपी में नहीं पैदा हूँ, मेरी नेटिव प्लेस है यूपी, मेरे मम्मा पापा वहाँ के हैं।
लेकिन हम 1 साल गांव में रहे थे, जिसका प्रभाव बहुत मेरे थिएटर पर पड़ा है। नरवल गांव में मेरा जन्म जोधपुर में हुआ है और मैं बसी और पढ़ी और रची कलकत्ते द्वारा। लेकिन यूपी में भी थोड़ा टाइम गुजरा। गए जाते हैं बीच बीच में, बस वही 1 साल गांव में रहे थे, उसके सिवाय कभी नहीं रहे। कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पढ़ रही मैंने थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मैं बचपन से ही कलकत्ते में ही पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, सब कुछ कलकत्ते में हुआ और भाषा भी घर में अवधी ही बोलती रही, हिंदी ही बोलती रही, धीरे धीरे बांग्ला भी सीखती रही। बस इस तरह से लंबी यात्रा शुरू हुई। पर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ये ज़रूर सोचा था कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात, मेरी टीचर्स पुष्पा भारती थी, प्रतिभा अग्रवाल थी, ऐसी टीचर्स ने हमें बहुत ही शक्ति और नया सपना दिया। अपने पैरों पर खड़े होने का एक ताकीद दी और फिर हम आगे बढ़ते रहे। तो एमए करना है, पढ़ाना, ये जोश तो था। फिर थिएटर अचानक आ गया। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं थिएटर करूँगी, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, मैं एनएसडी भी नहीं गई, मैंने किसी थिएटर ग्रुप में भी नहीं किया। बस वो अचानक 70 में बस हुआ। फिर उसके बाद 4-5 साल उस ग्रुप में थी, वहाँ मैंने कई प्लेस किए, लेकिन मेरा जो डांस का जो एक डिसिप्लिन था उसका अभाव मुझे वहाँ लगने लगा। नाटकों के सिलेक्शन में भी कोई गंभीरता नहीं दिखी। फिर मैंने अपना रंगकर्मी, हम लोगों ने मिलकर एक ऐसा थिएटर ग्रुप बनाया जहाँ पर नए जोश के साथ तरुण वर्ग के लिए थिएटर करने की बात हुई। और बस 76 के बाद रंगकर्मी के भी 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस जनवरी में। उषा जी, किस तरह का परिवार आपका, मतलब जैसे आपने बताया कि डांस की तरफ तो आपको रखा गया था, क्या घर में कल्चरल माहौल था जिसमें सब माँ पिता को ये शौक था कि बच्ची कुछ कल्चर में आगे जाए? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं परिवार था। क्या करते थे आपके पिता? पापा और अम्मा ये चाहते थे पढ़ें, और अम्मा चाहती थी बीए के बाद ना पढ़े नहीं तो शादी ना होगी। पापा थोड़े से प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे, तो वो जो डांस का शौक़ है वो अम्मा को ले जाना होगा, लाना होगा। थिएटर इन्होंने अलाउ नहीं किया किसी ने। उस वक्त मेरे ख्याल से हालात हिंदी भाषियों के लिए नहीं थे कि लड़कियां घर से बाहर निकल कर थिएटर करें। लेकिन वो चाहते थे मेरी लड़की बहुत आगे बढ़े, आगे बढ़ने वाली बात बहुत थी। और एक बड़ी अनोखी बात है जिससे मैं बहुत शेयर कम करती हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छी गौनाई में, गाने में, वो जो घर के भीतर जो थिरकना है, गाना है, बहुत सोशल व्यक्ति थी, बहुत। तो मैंने इतने गानों का प्रयोग उनसे सीखा है। मैं म्यूज़िक अपना करती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि मैं अपने म्यूज़िक खुद कंपोज करूँगी। आज तक जब से मैंने डायरेक्शन शुरू किया, महाबूब से लेकर आज दर्द नाक तक, हर नाटक में म्यूज़िक मेरा अपना रहता है। ये म्यूज़िक का सेंस मेरी माँ से आया है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत, यदि आप उस तरह से कल्चरल एवोल्यूशन की बात न सोचें, बट शी वॉज वेरी कल्चर्ड। बहुत ही ज़्यादा रचक थी गाने में, नाचने में, बोलने में, मिलने में, जुलने में। ये और पिता क्या करते थे? मेरे पापा बैंक मैनेजर थे जोधपुर में। उस वक्त स्टेट बैंक, जोधपुर बैंक था, बीकानेर बैंक था। फिर कलकत्ता आ गए, कॉन्स्टिट्यूट अटॉर्नी थे यहाँ पर। फिर उसके बाद उनको कलकत्ता नहीं रचा, तो फिर लौट के आखिरी दिनों में इलाहाबाद चले गए। बस क्या भाई। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई 2 बहन। बड़ी सिस्टर मेलबॉर्न में है और उस वक्त उनकी शादी एक 60s में उनकी शादी एक मुस्लिम परिवार में हुई, जो बड़ा एक प्राय हमारे जैसे परिवार के लिए वो था, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद मेरे से छोटा भाई, उनकी बंगालीज़ में शादी हुई। मेरे हस्बैंड भी बंगाली हैं। और जो सबसे छोटी हैं भाई है उसका राजाराम शास्त्री, पंडित राजाराम शास्त्री, जो कि कानपुर में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो उनकी बिटिया से शादी हुई। तो हम लोग 2 भाई 2 बहन। इस तरह आप दूसरे नंबर की शायद हैं। आप दूसरे नंबर की हैं? जी हाँ। मेरे बीच में 2 बहनें हुई थी, वो नहीं रही। और इसलिए मेरा 5वां संतान मेरी माँ की मेरा भाई था, जो बहुत नाजों से पाला पोसा के क्योंकि मुझे तो याद है, कई लोग कहा करते हैं कि मैं जब जन्मी थी चौथी कन्या, तो मेरे जन्म पे बहुत
रोना थमना हुआ था मेरी माँ का। ये फिर से कन्या कहाँ से आ गई। लेकिन माँ कहती है तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल और सेहत देखकर हम लोगों ने वो कन्या का वो मान छोड़ दिया। तो ये जो नाटकों से पहला जो आपका संपर्क हुआ नाटक में, जी। उसकी कुछ कहानी हमें बताइए। क्या संयोग था वो एक्चुअली जब मैं पहले जब मैंने थिएटर मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक, हिंदी में संस्कृत का नाटक, मेरा वसंत सेना होना, जिनके साथ मैं कर रही थी वो सब अनुभवी एक्टर्स थे। मेरे पास तो केवल देह की गतियाँ थी, नृत्य की गतियाँ थी, और शायद वसंत सेना का व्यक्तित्व था और डर लगता था। स्पीच की कमी थी, काम की कमी थी। उस कमी को मैंने इस तरह से पूरा किया कि आज जितने भी मेरे मुझसे ट्रेनिंग लेने लोग आते हैं तो कहते हैं कि स्पीच का इतना काम वो कहीं नहीं सीखते। तो वो जो एक भीतर की नहीं जानने की जो स्थिति थी स्पीच का, बोलती थी तो डर लगता था, गला अटक जाता था, लेकिन बाद में शो में आते आते ठीक हो। लेकिन मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। तो अपने आप ट्रेनिंग, अपने आप खोजना, अपने आप जानना, शब्द के साउंड को पहचानना, उसके अर्थ को पहचानना, चरित्र के साथ उसकी स्पीच को जोड़ना, ये धीरे धीरे मैं खूब रास्तों में चलती थी। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, मैंने 37 इयर्स हिंदी पढ़ाया, और म्यूज़ियम के पास वाले रास्ते में एक शब्द को कितनी तरह से बोला जाता है चलते चलते। मैं बहुत जिद्दी और धुन की पक्की हूँ, इसलिए अपने आप सब होता ये है। ग्रुप कौन सा था जिसमें आप वसंत सेना कर रही वो थी? संगीत कला मंदिर था पहला ग्रुप। और कौन को एक्टर्स थे जी, जिनको बद्री प्रसाद तिवारी हमारे डायरेक्टर थे, राजा राम याग्निक थे वहाँ पर, और बीना किचलू जो बहुत अच्छी अभिनेत्री थी वो थी, और काफ़ी लोग वहाँ पर, चेतना जालान भी, उन्होंने भी वहाँ पर कुछ दिनों अभिनय किया था। पुराने सब लोग, वो पुराना ग्रुप था वहाँ पर, पुराने ग्रुप के काफ़ी कलाकार थे। लेकिन मैं मेन स्ट्रीम के साथ बातचीत कर रही थी, उनका थिएटर देख रही थी, मैं केया चक्रवर्ती से मिल रही थी, मैं तृप्ति मित्र को देख रही थी। तो एक दूसरा, एक अद्भुत थिएटर की दुनिया मेरे सामने खुल रही थी। मुझे लगा कि थिएटर हो तो ऐसा हो। शंभू मित्र को देख रही थी, अजितेश बंदोपाध्याय का, इनको देखकर, उत्पल दत्त को देखकर लगा कि अरे ये तो ऐसा थिएटर भी हो सकता है। फिर अपना थिएटर दल शुरुआत करने की बात सोची। लेकिन उस दौर में क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, जी। तो आपको तो सब कुछ देख कर ही सीखना था एक तरह से। मैं डायरेक्टर नहीं बनी उस दौर में। पहला जो दौर रंगकर्मी का था उसमें हमने डायरेक्टर्स आमंत्रित किए। मुझ में डर था, भय था, कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मैं डायरेक्शन नहीं दे पाऊंगी। मैं दल चलाती थी, अभिनय करती थी। M.K. रैना ने माँ किया, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त ने परिचय किया, और उसके बाद तृप्ति मित्र ने गुड़िया घर किया। मैं एक्टर और संगठक बन, लेकिन बड़ी बारीकियों से उनके डायरेक्शन को देखती, पहचानती। उनकी छाप मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने स्वतंत्र तरीके से जब डायरेक्शन 84 में पहला नाटक किया, 84 में जब महाभोज किया, तो अपनी एक स्वतंत्र निर्देशक की भूमिका को अपनाने की कोशिश की। इसी बात को अभी समझेंगे उषा जी। आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कि आगे की जो रंग यात्रा थी और उसमें से ख़ास तौर पर आपका जो निर्देशक था वो कैसे धीरे धीरे करके उसने वो ग्रो किया, उसने शेप लिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं उषा गांगुली के साथ, जो कि एक जानी मानी नाट्यकर्मी है। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां,
शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं आज उषा गांगुली के साथ, जो कि एक मशहूर अभिनेत्री और रंगकर्मी हैं। उषा जी, आपने कहा कि फिर आपने जब स्वतंत्र रूप से निर्देशन शुरू किया, ये आखिरकार निर्देशन तो एक बहुत स्पेशलाइज काम है जी। जिसमें आपको नाटक में नाटकपन तो ज़रूर रखना पड़ेगा कि उसकी नाटकीयता, ये जो हुनर है, ये कैसे कैसे आपने एक्वायर किया होगा कि नाटकीयता नाटक में बनी रहे? मैंने किताब पढ़ के तो नहीं किया, देखकर प्रभाव भी नहीं लिया, और कुछ ऐसा थिएटर था जो बड़ा भारी भरकम थिएटर था, बड़े खर्चे का थिएटर था, उसकी प्रतिक्रिया से थिएटर किया। मैं डांसर थी, मुझे चप्पा चप्पा स्टेज का मालूम था। 8 साल की उम्र से उस स्पेस को यूज़ किया, देह की गतियों को यूज़ किया। मैंने तापस सेन के साथ न्यू एम्पायर में अजंता की बर्फबारी की थी। मुझे लाइट्स का पता चला कि लाइट्स की क्या भूमिका होती है थिएटर में। सबसे बड़ी बात है कि मेरा थिएटर सीधा सादा थिएटर है, बहुत कम प्रॉप्स, बहुत कम मंच सज्जा के साथ एक्टर की पावर और इमेजरीज पर चलता है। बहुत इमेजेस, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपका थिएटर फिल्म की तरह है, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग क्या कहते हैं। कई लोग कहते हैं आप अपनी ग्रामर लिखिए, आप कैसे? मैं अपनी ग्रामर आज तक लिख नहीं पाई। मैं कितनी बार मैंने सोचा कि मैं लिखूं, मैंने कैसे शुरू किया, कहाँ से आया, कुछ किया, किधर से खोजा, कैसे खबोलते रहे, और फिर एक के बाद एक नाटक हर नाटक से अलग होता। महाभोज तो बिल्कुल दूसरा, उसके बाद लोक कथा दूसरा, उसके बाद होली बिल्कुल दूसरा, कोर्ट मार्शल दूसरा, रुदाली, हिम्मत माई। कहीं भी एक नाटक को दूसरे नाटक में ना ही रिपीट करने की कोशिश की, ना टेक्स्ट से ही अपने आप फॉर्म निकलता था। बस इस तरह से जर्नी शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस आता रहा। पहला नाटक जब महाभोज हुआ, पहले कोई निर्देशिका हो और स्त्री निर्देशिका हो, 50 जनों को लेकर एक थिएटर करे, तो लोगों को जब उसकी सफलता पर संदेह होने लगा, तो वो कैरम की वो जो क्वीन होती है ना, उसकी तरह लगा था अचानक शायद हो गया। ऐसा कुछ रिहर्सल तो 5-6 महीने चली और खूब मैंने ज़बरदस्ती लोगों को सिखा के तैयारी की। 4,500 का सेट बना था। कई का देखा था थिएटर जिसके लाखों रुपए खर्चा हुए थे उसके सेट पे, और उसकी सादगी से एक्टर की पावर, अभिनय की और इमेजरीज। मैं शायद डांसर हूँ तो मेरी ब्लॉकिंग लोग, मेरी कोरियोग्राफी जो होती है वो लोगों को शायद बहुत भाती है और अलग होती है। ये शायद ज़िंदगी के मनन से होती है, लोगों के स्पर्श से होती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो होता है। लोग कहते हैं कि आपकी तस्वीरें निकल कर आती है। मैंने अपने नाटक बहुत कम देखे हैं, और वीडियो जब होता है तो वो इतनी ख़राब शक्ल में होता है, उसे देखने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये मैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बातें कहते हैं, गणेश हलोई हैं या गौतम घोष फिल्मकार हैं, जो लोग कहते हैं उनसे मैं समझती हूँ अच्छा मैं इस तरह का थिएटर करती हूँ। उसके बाद तो एक वक्त आया, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने सारे एक्टर्स को बुलाकर कहा कि क्यों ना हम लोग मंच से निकल कर स्ट्रीट पर चलें। हम लोगों ने एक पूरे ग्रुप को लेकर स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया। बेटी आई, मैयत, और
गिरगिट, एक के बाद ऐसे प्रदर्शन जो खुले मंच पे सामने लोगों के सामने हो रहे हैं और तरह तरह उसमें ज़मीन की गंध होती, वो भी जो है वो क्राफ्ट की दृष्टि से बिल्कुल अलग थे। जो नुक्कड़ थिएटर जो चल रहा था उससे अलग थे। उसमें भी म्यूज़िकल, मैं म्यूज़िक बहुत यूज़ करती, इतना म्यूज़िक यूज़ करती हूँ कि उस म्यूज़िक से शायद कम्युनिकेशन दर्शकों के साथ ज़्यादा होता है। इसी तरह से धीरे धीरे जब नुक्कड़ नाटक, उसके बाद लगा कि दल में केवल थिएटर करना ही नहीं है, दल में इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते जाते साहित्य की शुरू किया। सारे हिंदुस्तान के प्ले राइट्स को बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनके नाटक सुने, उसे मीन मेक कराया। यंग एक्टर्स और जो डायरेक्टर बने थे उनसे बातचीत की, वो लोग कैसे नाटक करते हैं। दर्पण की तरह से बच्चों के नाटकों को दल के तमाम लड़के बांट दिए जाते थे, वो सबर्ब्स में जाकर उनके साथ प्ले करते थे। धीरे 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 40, मैं तो कहती हूँ कि थिएटर करना वो कबीर की तरह खान पर चलने की तरह है, ऐसे है और इधर गिरे उधर गिरे, समझकर संभल कर बड़ी मुश्किल से चल, आप तैयार कीजिए लोग, फिर चला जाता है, फिर कोई दूसरा कर पाता है, दूसरी टीम आती है। मैं पहले पहले बहुत दुखी होती थी, मुझे बहुत दुख लगता था कि मैंने तैयार किया, ये तो पंछी की तरह उड़ गए। आज 70 जब मैंने अपनी ज़िंदगी का शेष किया है, 70वें वर्ष पर मुझे लगता है कि थिएटर एक बड़े समुंदर की तरह है, जिसकी लहरें आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, कई थपेड़े धक्के देकर चले जाते हैं, कई आपको नरमाई से दुलार कर चले जाते हैं, पर समुंदर न ख़त्म होगा न थिएटर कभी चुकेगा, ये मुझे बहुत गहरा विश्वास है। जब आप ये बात कहती हैं कि इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बीच आपका थिएटर बढ़ता रहा, जी जी, तो दूसरे लोग, गैर बांग्ला इलाके के लोग ये कहते हैं कि उषा गांगुली के लिए तो बड़ा आसान था बंगाल में थिएटर करना, क्योंकि बंगाल में तो थिएटर की एक लंबी परंपरा है, वहाँ पर नाटक का स्वाद है, दर्शक हैं, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है। नॉर्थ इंडिया में बड़ा मुश्किल है, टीमें 2 साल 4 साल 10 साल से ज़्यादा जी नहीं पाती, और आप करीब करीब 40 साल हो गए और इस काम को लगातार कर रही हैं। तो जी। क्या इस परसेप्शन से आप की राय डिफर करती है? एक्चुअली मैं थिएटर पर बहुत पॉजिटिविटी पर विश्वास करती हूँ। मेरे लिए उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे आजमगढ़ जैसे ग्रुप के कर्मी जितने अपने हैं, मुझे बेगूसराय के लोग जितने अपने हैं, सारे हिंदुस्तान में बहुत रंगकर्मी एक ऐसा ग्रुप है जो 30-40 लोगों को लेकर घूमता है। यही नहीं, जर्मनी में भी हमने कहा था हम 40 काशीनामा में जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दुनिया भर में घूमने वाला ये दल, हमें कोई विरासत नहीं मिली। बंगला का जैसा थिएटर था हमने वैसा थिएटर किया भी नहीं। बंगला का जो जिस तरह से थिएटर आज भी चल रहा है उसको विरासत के रूप में लेकर हमने नहीं किया। ज़मीन थिएटर में कभी कोई किसी की तैयार नहीं करता, ज़मीन खुद तैयार करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश की मैं हूँ और मैं हज़ारों बार सरकार के जहाँ लोग रहते हैं उनसे कहती हूँ कि आप 200-300 के ऑडिटोरियम बनाए जहाँ लोग आएँ। एक आपका सरकारी हॉल होता है और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप थिएटर ग्रुप से ले लेते हैं। छोटे छोटे ग्रुप के लिए छोटे छोटे थिएटर सारे देश में बनने चाहिए, स्टूडियो थिएटर बनने चाहिए, दर्शक कम होने चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, विज्ञापन का हार कम होना चाहिए, सरकार की वो मदद जो इस तरह से मिले उसके सिवाय दूसरे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। जर्मनी में एक सीट पर 75% सरकार खर्चा करती है जब फेस्टिवल होते हैं। तो ये जो बात है, और दूसरी बात है कि थिएटर करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। वो अच्छा काम करेगा तो उसे सुनना पड़ेगा, बुरा काम करने का पड़ेगा तो उसे सुनना पड़ेगा। तो मैंने जितनी भी नेगेटिविटी है उससे अपने दोनों काम बंद कर दिए हैं। मैं आज भी अभी भी मैंने जो प्ले किया है दर्दनाक, मैंने बशीर की मलयालम की स्टोरी को लेके किया। उसमें 30 यंग लड़के हैं जिनको करीबन पूरी तैयारी के बाद म्यूज़िकल सटायर में उतारा गया। मेरा पहला सटायर है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी के लिए ये कह देना बड़ा आसान है थिएटर तो कुछ नहीं।
वो भाटा पड़ा हुआ 60 के दशक में जो सुनहरा वक्त था वो अब नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है आपकी गुफ्तगू में ये कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि थिएटर के साथ बहुत कम लोग हैं। थिएटर अपने जोर से बचा हुआ है, अपनी शक्ति से पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है, ना ही उसके साथ जनता का रुझान भी जितना छोटे बक्से की तरफ है या फिल्म्स की तरफ है उतना उसमें नहीं है। बाकी पूरा का पूरा जो मीडिया है उसको थिएटर से उतनी दिलचस्पी नहीं है, और पूरा का पूरा माध्यम वो माध्यम है जिसने आज तक मार्केट के साथ, बाजार के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारा थिएटर कभी किसी की बात नहीं कहता, किसी का प्रचार नहीं करता, प्रसार नहीं करता, इसीलिए धीरे धीरे कोनों पे जाने के सिवाय इसके लिए अपनी ताकत से उठता है, बढ़ता है, गिरता है, उठता है। जानकारी नहीं है थिएटर के बारे में। सारे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से भी ज़्यादा युवा कर्मी थिएटर से अभी भी क्यों जुड़ा हुआ है? कभी किसी ने सोचा? उसे क्या मिलता है? पैसा नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता। वर्षों वर्षों तैयारी करने के बाद वो थिएटर सीखता है, लेकिन उसको थिएटर से प्यार है, उसे थिएटर से एक शख्सियत मिलती है, उसे थिएटर से ऐसा कुछ मिलता है जो उसे दूसरी जगह नहीं मिलता। ये थिंकिंग पर्सन है, सब ऐसे नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर के सबसे बड़ी बारी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप गुफ्तगू से मुझसे बातचीत करने के लिए आए हैं। शायद मैं अभी कुछ बन गई हूँ इसलिए आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी बनने की तैयारी में हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपने नाटक खुद लिखकर तैयार कर रहे हैं। आप देखिए तो सारा का सारा थिएटर नेशनली, आप देखिए सारा का सारा थिएटर जो एडप्टेशंस पर, ट्रांसलेशंस पर चलता था, आज पिछले 20 वर्ष से एडप्टेशंस और ट्रांसलेशन से निकल कर स्वतंत्र नाटक लिख रहा है। आप नेशनली कह रही हैं? मैं सारी जगह की बात कर रही हूँ। मैं वैसे इतना घूमती हूँ तो इसलिए मुझे सबसे संपर्क है, मैं बताती हूँ। और मैं बंगाल की बात भी कह रही हूँ यहाँ भी। और ज़्यादातर आप देखिएगा 60s में, 70s में, गोल्डन युग में ब्रश थे, बेकेट थे, शेक्सपियर थे, और वही नाटक सारे हिंदुस्तान में खेले जाते थे। 20 वर्ष से देखिए पिछले साहित्य पर आश्रित, कहानियों पर आश्रित निज से लिखे हुए नाटक धीरे धीरे लोग, तरुण कर्मी तैयार कर रहा है और कर रहा है। साहित्य के साथ उसका साहित्य की मैं टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साहित्य की जहाँ तक बात है, ख़ास तौर पर कहानी का रंगमंच नाम की जो चीज़ है उसमें बहुत कम नाटकीयता और उसमें साहित्य अधिक। तो एक तरह से साहित्य की प्रस्तुति, एक मंच प्रस्तुति जैसी चीज़ नाटकीय। मैं उसके बारे में, मैं कहानी रंगमंच के बारे में मेरी बहुत जानकारी कम है, मैं उसके बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं कहानी पर आश्रित, मैं उन तमाम देश के 50 नाटक आपको जो बता सकती हूँ जो किसी उपन्यास पर आधारित होकर नाट्य रूपांतरण किए गए। जैसे हमने महाश्वेता देवी का रुदाली किया, 2.5 पन्ने की छोटी सी कहानी, उस पर एक पूरा नाटक। उस पर जो लेखक होता है उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी इमेज, उसका अपना अनुभव भी काम करता है, और सारा का सारा रूप जो है वो एक नई नाटकीयता को रूप देता है। सीधे सपाट कहानी पढ़ना या कहानी के मंच के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मैं वैसे करती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ। मैंने मंटो को लेकर 3 प्रोडक्शंस किए, एक शरद पाल मंटो, दूसरा बदनाम मंटो और मंटो, और तीनों ही नाटक की शक्ल पर लिखे, नाटकीयता से भरपूर नाटक थे। कहानियाँ थी मंटो की, उसी तरह ही बशीर का की 2 पन्ने की कहानी वर्ल्ड नोज जो है वो, उसकी बात मैं कर रही हूँ। या क्या कहते हैं, काशीनामा जो काशीनाथ सिंह की कहानी थी, उसको लेकर कम से कम 125 प्रस्तुतियाँ एक साथ देश विदेश में करके आना। मुझे लगता है कि आपको कभी कभी साहित्य पर आश्रित होना चाहिए, कभी खुद लिखना चाहिए। मैंने खुद यहाँ से जर्नी करते करते कई नाटक अपने आप लिखे, खोज लिखा, मल्टीलिंगुअल खोज लिखा, उसके बाद भोर लिखा, अंतर यात्रा लिखा, और इस तरह के नाटक अपने आप हम लोग लिखते गए। रविंद्रनाथ की 3 प्रस्तुतियाँ हम लोगों ने अभी की, चंडालिका, मानसी और श्यामा उड़ाल। वो तीनों इतर नाटकर एक जगह रविंद्रनाथ के वक्तव्य को देने की कोशिश कर रहे। मैं
ये भी नहीं हो कि अपने बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है, और हम लोग जब बातचीत करते हैं तो अपनी यश गाथा नहीं गाना चाहते, लेकिन हमने जो काम किया है उसको एक विस्तृत नजर से मुड़कर देखने की कोशिश बिल्कुल करते उसको जरूर किया जाना चाहिए, वही- क्योंकि जो वही किया मैं गया कह है रही उसको तो हूँ। और कहने लेकिन में आप देखिए कि आज हिंदुस्तान में कितने, आप महाराष्ट्र जाइए, यंग 20-25 साल के लड़के जिस तरह के मराठी में पूना में नाटक लिख रहे हैं, उनके लिखे हुए नाटकों को देखिए। तो ये जो एक नया जो एक जिसको कहते हैं एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है तरुण वर्ग की, वो छटपटा रही है, उसका थिएटर नया है और प्रयोगधर्मी थिएटर है। वो पीछे का छोड़कर एक थिएटर की भाषा तैयार करेंगे। मैं अपनी आखिरी जो बहुत मजबूत बात को कहने की कोशिश कर रही हूँ कि थिएटर में आज न बंगला है, न गुजराती है, न मराठी है। थिएटर वालों ने जो बातें हमारे लिए कही, उन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि बंगाल में हमने जब थिएटर शुरू किया था, बंगला दर्शक ने हमें क्यों अपनाया, वो बंगला छोड़कर हिंदी थिएटर क्यों देखेगा, वो छत्तीसगढ़ी का हबीब तनवीर का थिएटर क्यों देखता है, वो क्या कहते हैं रतन थियाम के नाटक जो है मैकबेथ को क्यों देखता है, वो सुमन मुखर्जी के नाटक विसर्जन को क्यों देखता है? क्योंकि नई पौध थिएटर में एक भाषा तैयार करने की कोशिश कर रही है। वो जो मराठी गुजराती हिंदी नहीं भाषा है, वो थिएटर की भाषा है, जिसमें ज़्यादा बड़े बड़े संवाद नहीं है, जो आंगिक से, संगीत से, कथन से, पेस से, कोरियोग्राफी से, इमेजरी से तैयार होती है, और वो दुनिया का कोई भी दर्शक बिना सबटाइटल्स देखे हुए, उसको बिना पढ़े हुए नाटक को कम्युनिकेट करता है। आज थिएटर वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जो पूरी नई जमात है, नई जो पीढ़ी है, मैं बहुत मानती हूँ इस नई पीढ़ी को, भले वो महाराष्ट्र में हो, भले वो उत्तर प्रदेश में हो, भले वो पटना में हो, भले वो चेन्नई में हो। ये जो नई जमात की जो एक अकुलाहट है, जिससे वो एक नई भाषा तैयार करके दर्शक तक पहुँचना चाहती है, उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे लगता है ये नई जमात ही थिएटर में एक नया, फिर से जिसे आप कहते हैं कि गोल्डन युग कहते हैं, ऐसे ही कह दीजिएगा, गोल्डन युग। तो मैं बहुत आशावादी हूँ थिएटर से। और एक और थिएटर मैंने देखा है, मैं स्कूल के बच्चों को, मैंने स्कूल की लड़कियों को अपने आप नाटक लिखते हुए, तैयार करते हुए 20-20 मिनट के प्ले में देख के दंग हो जाती हूँ। अच्छा, इन्होंने लिखा, खबर ना आपको है ना हमको है जो उन्होंने काम किया। ये खबर बहुत ज़रूरी है। ये आपके इस कार्यक्रम से जो खबर जा रही है, मेरे लिए वो बड़ी बात है। अपने नाटक का व्याख्यान देना या उसके बारे में ज़्यादा कि सारे देश में हो क्या रहा है। ये जो एक विशाल दल जो है स्कूल में भी थिएटर पे इंटरेस्ट लेकर उसे लिख रहा है, कर रहा है, ढूंढ रहा है, ये एक बिल्कुल नया चैप्टर नेशनल थिएटर में या इंडियन थिएटर में आ रहा है। बस थोड़ी सी थपकी की ज़रूरत है, थोड़े से हाथ की ज़रूरत है, थोड़े से बस गाइडेंस की ज़रूरत है। मुश्किल होता है थिएटर करना, बड़ा मुश्किल। दल बनते हैं, मिटते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नाट्यकर्मी के रूप में जब आप अपने ही समाज और अपने समय और इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डालती हैं, क्योंकि आखिरकार कला इन सब चीज़ों से उलझती है, जी जी। उनको नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती है। उसे सब कुछ को पेश करना होता है अपने दर्शक के सामने, जो रोज़मर्रा की अपनी उलझनों से दो चार हैं। जी जी। तो जब आप अपने नाटकों की प्लानिंग करती हैं और उसके लिए विषय वस्तु चुनती हैं, तो कैसे उसे सामयिक बनाने और क्या वो चिंताएं हैं आपकी जो आप अपने नाटकों में पिरोना चाहती हैं? देखिए, मैं अभी तक 2 आँखों से नहीं, अपनी 12-14 आँखों से खुलकर आसपास जो घट रहा है उसको देखती हूँ, और केवल उसी को देखकर वही नाटक नहीं करती है, उसमें आगे आने वाले प्रश्न मिलाकर स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी हमने एक प्रस्तुति की, हम मुख्तारा। मुख्तार माई पाकिस्तान की सारी दुनिया उसकी कहानी को जानती है। मुख्तार माई के नाटक को मैंने जब लिखा तो उसमें केवल मुख्तार माई नहीं रही, नाटक हो गया हम मुख्तारा। और सारे हिंदुस्तान में कितनी कितनी मुख्ताराएँ हैं
जो गिरती हैं, उठती हैं और सबल दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो यदि हम मुक्तारा तक सीमित रह जाते तो वो समकालीन बात रह जाती, लेकिन मुक्तारा नहीं। उसमें मैं ज़बरदस्ती मैं गद्यकार हूँ, मैं कविता नहीं लिखती, तो मुझे थिएटर ने आज इस जगह इतना कुछ मैं शख्सियत से कह लें, मैंने पढ़ाया वो भी मैं नहीं हूँ, लेकिन थिएटर ने मुझे वो दिया। कविता मैं नहीं लिखती थी। न बनेंगी हम मोम की बत्तियाँ, न बनेंगी हम मोम की बत्तियाँ, हवा में बहक कर बुझने वाली मोम की बत्तियाँ, न बनेंगी हम मोम की बत्तियाँ। ये जो एक उठान है, ये जो एक किशोरियों के मन में कई आंसू बहाती और कई दृढ़ता से कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक करें। हजारों मोम की बत्तियों से लेकर हम राजपथ देखते हैं, 7 दिन बाद फिर बंद हो जाते हैं, फिर घटना घटती है, फिर दूसरी घटना घटती है, तीसरी, कहीं भी कोई विराम नहीं। हम जब इन घटनाओं को देखते हैं तो हमारे भीतर अस्थिरता होती है, हमारा कुछ कहने को मन करता है, हम कहें तो कैसे कहें। हम तो स्पीच नहीं दे सकते, हमारे पास तो एक ही माध्यम है थिएटर का। हम उससे कहने की कोशिश करते हैं, साथियों को लेकर, एकजुट होकर, जत्थे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे इस नोट पर। अगर आप अपने ही किसी नाटक का कोई गीत का कोई टुकड़ा हमको सुनाएं तो। गाना तो मैं नहीं गाती हूँ लेकिन इस वक्त तो गाना मैं क्लास अच्छा कोशिश करती हूँ मैं बंगला का कुछ बोलूँ। हाँ, ज़रूर। मैं रविंद्रनाथ की कुछ पंक्तियाँ बनूँ। मुझे बोलने को बहुत मन करता है और मैं उनका हिंदी अनुवाद भी यदि आपके पास वक्त होगा कर दूँगी, क्योंकि ये जो रविंद्रनाथ की एक कहानी है, स्त्री का पत्र, उसकी एक छोटी सी लड़की है मृणाल घर से निकलकर पुरी के समुंदर के पास खड़ी होकर पहला ख़त अपने पति को लिखती है और कहती है कि तुम्हारे गोली के আর ভয় করিনি, আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘ পুঞ্জ, তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমার ঢেকে রেখে দিয়েছিলে, ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে দেখে নিয়েছিল। उसी लड़की ने मुझे बताया, आज मैं जब बाहर आई हूँ मेरे गौरव रखने की कोई जगह नहीं। मीराबाई भी तो मेरी तरह थी। मीराबाई ने कहा था, छोड़े बाप छोड़े माँ, जिस जिसको छोड़ना है, मीरा लेकिन लगी ही रहेगी। ये लगे रहना, ये लगे रहना ही बचे रहना है। मैं बचूंगी, बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। ये थी मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना हो, अपनी राय भेजना हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। किसी ने उस तरह से चिल्ला कर कहा 1 लाख मुसलमानों की मौत हो गई, तो किसी ने इस तरह से ऊंची आवाज में कहा 1 लाख हिंदुओं का खात्मा हो गया।